नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। इस सप्ताह बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका और मिस्र दौरे की, अमेरिका चीन और भारत चीन संबंधों की, रूस यूक्रेन युद्ध के ताज़ा हालात की और पाकिस्तान के बिगड़ते आर्थिक हालात की। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा के लिए उपस्थित हैं ब्रिगेडियर श्री DS त्रिपाठी जी, सेवानिवृत्त। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और पहला प्रश्न सर, प्रधानमंत्री जी की अमेरिका यात्रा से ही लेते हैं। प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे को आप भारत के लिए किन मायनों में सार्थक और सफल देखते हैं? नीरज जी, देखिए, अमेरिका का दौरा तो हमेशा महत्वपूर्ण होता है किसी के लिए भी, किसी भी हेड ऑफ स्टेट के लिए जी जाना, और हिंदुस्तान के लिए तो है भी वैसे जी। लेकिन अगर आप पीछे देखिए तो ये दौरा इतनी जल्दी नहीं हुआ कि ये ऐसे ही उन्होंने वो भी स्टेट विजिट पर बुला लिया जी। इस पर कई महीनों से, जी। मैं कहूँगा कि 1 साल ले लीजिए, जी। ये बातचीत चलती रही। ये जो चीज़ें हुई हैं इसके बीच में, जी। इसको पटरी पर लाने के लिए जी। कितनी विजिट्स हुई, देखिए ब्लिंकन कितनी बार आए, जी। मिले, उनके मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यहाँ आए, उनके डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस वो भी आए यहाँ पर हमारे यहाँ, उनके जो CDS थे वो हमारे यहाँ आए जी। उनकी जो कॉमर्स सेक्रेटरी थी वो हमारे यहाँ से आई जी। हमारे यहाँ से भी लगभग ये सारी विजिट्स हुई जी। इसके अलावा बिदेन और मोदी 3-4 बार करीब मिले जी। इसी 1 साल के दौरान देखा जाए तो जी। हमारे डिफेंस मिनिस्टर वहाँ गए थे जी। बीच में बातें हुई, U2I2 डायलॉग्स पर बात होती रही जी। मतलब बहुत ज़्यादा इसके पीछे जो मैं कहूँगा परिश्रम लगी जी। लोग जो ग्रुप्स इतने थे जी, जिनकी मीटिंग्स हुई, मुलाकात हुई, जैसे मैंने कहा था CDS लेवल पर, हमारे CDS आपको बताया वहाँ गए थे जी। यहाँ आए, तो मतलब हर एक लेवल पर जी काफ़ी मुलाकातें हुई, फॉरेन सेक्रेटरीज की, डिफेंस सेक्रेटरीज की, इसरो लेवल पर अगर आप देखें, और प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत मीटिंग्स के बाद जा कर के ये विजिट आई जी। और जब ये विजिट आई, स्टेट विजिट, तभी से लोग काफ़ी ज़्यादा, हमारे यहाँ ही नहीं जी, पूरे वर्ल्ड में ये हो रहा था कि भाई क्यों ये विजिट हो रही है जी, स्टेट विजिट तो इस पर बुला रहे हैं। और जो माहौल बना है खास करके हमारे साथ चीन का और अमेरिका के साथ चीन का जी, रशिया चीन का, इंडो पैसिफिक है जी, ये सब चीज़ों को लेकर के ये माना जा रहा था कि ये एक नॉर्मल विजिट नहीं होगी, स्टेट विजिट तो था ही, जो कि बहुत बड़ी बात है, आपको बताइए कितनी बड़ी बात है जी। और वहाँ कांग्रेस को एड्रेस करना जी, सीनेट को एड्रेस करना बहुत बड़ी बात है। और दुनिया में 5वें दूसरे हेड ऑफ स्टेट थे मोदी, जिन्होंने दूसरी बार संबोधित किया जी। तो ये सब चीज़ें थीं जो कि अपने आप ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यात्रा ही इतना महत्वपूर्ण थी जी। इसको अगर आप देखिए 2-3 परिप्रेक्ष्य में देखिए कि हमें क्या ज़रूरत थी अमेरिका की। अमेरिका को भी तो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही उन्होंने बुला लिया हमारी ज़रूरत की वजह से, अमेरिका को भी हमारी ज़रूरत है जी। हमें ज़रूरत है डेफिनेटली टेक्नोलॉजी के लिए जी, डिफेंस में कोऑपरेशन के लिए जी, हमें ज़रूरत है, ट्रेड में हमें ज़रूरत है। अमेरिका ही एक ऐसा देश के जिसके साथ, मतलब एक उन देशों में है जिसके साथ हमारे पास सरप्लस है ट्रेड में जी। हमारा ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, उनका बल्कि इंपोर्ट हमारे से कम है जी। इस पर काफ़ी कुछ इन्होंने, आपको याद है ट्रम्प ने बहुत कुछ बोला था कि इम्बैलेंस है ट्रेड का इसमें जी। और इसके साथ हम जो और चीज़ें देखें, बाकी चीज़ें तो ही हैं, ट्रेड का है, इकॉनमी का है, टेक्नोलॉजी का है, डिफेंस के ऊपर है, उनको जो जरूरत थी उनको भी हमारी जरूरत थी। आप देखिए हेल्थ सेक्टर में, खास करके डिजिटल हेल्थ के और डिजिटाइजेशन के मामले में हम अभी भी अमेरिका से आगे हैं। खास करके अभी एक जो मेन चीज़ें इसमें आई हैं उसमें कुछ उन्होंने हेल्थ सेक्टर में खास करके किया कि इंडिया ने जितना डिजिटाइजेशन कर लिया था कोविड से लीजिए, उसके बाद हेल्थ सेक्टर में जितनी चीज़ें हमारी हो गई हैं जी, प्रधानमंत्री जो ये योजना है आयुष्मान योजना का, देखिए हर एक चीज़ डिजिटाइज, आप कहीं जाइए
जी। राशन का जैसे हमारा हर एक डेटाइट है, कहीं जाइए आप जा करके कार्ड लीजिए और देश के किसी कोने में कर सकते हैं। आधार बेस्ड सेवाएं तो जो है। ये जो जितनी सेवाएं थी, जितनी डिजिटल बेस्ड सेवाएं हैं जो लिंक कर दी गई जी। आधार से या पैन से, बाकी चीज़ों से, जी। इससे बहुत बड़ा फर्क हमारे यहाँ पड़ा है। जी। और ये चीज़ मैं अभी भी बात कर रहा था लोगों से, कहते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज में, कईयों में और अमेरिका में भी लोग अभी भी पेपर पर लेकर के फाइलें अपनी घूमते रहते जी। हैं। जी। जी। अभी भी उनके यहाँ इतना डिजिटल जो खास करके ये करेंसी जी। का है या फाइनेंशियल लेन देन जो है, जो हम केला भी 10 रुपये खरीदते हैं और पे कर रहे हैं डिजिटल माध्यम से, ये अभी भी उतना ज़्यादा नहीं है। जी। तो ये सब कई चीज़ें थी जिसमें हम आगे हैं, जिसमें उनको भी हमारी ज़रूरत थी और हमें भी उनकी ज़रूरत थी जी। और हम ज़्यादा वो नहीं करते हुए, अगर आप जिस तरह रिसेप्शन मिला, बाकी चीज़ें हम जानते ही हैं, योगा और बाकी चीज़ें का जितना और पहले से भी है और अब तो एक्नॉलेज कर लिया है हर जगह कि योग का कितना फ़र्क है, कितना प्रभाव है हेल्थ सेक्टर में खास करके, वहाँ भी और हमारे यहाँ भी। तो अब योग सिर्फ हमारा ही नहीं रह गया, मैं कहूँगा हमने सबका कर दिया है। सही बात है। और बाकी जो जितनी चीज़ें हुई, कैसे वेलकम किया गया, वो सब उसमें नहीं जाएंगे। हम मेन चीज़ मुद्दों पर आएँ तो आप देखिए डिफेंस में जो पहली चीज़ हुई कि ये को प्रोड्यूस, को डेवलप और को प्रोड्यूस, ये जो चीज़ आई है बहुत बड़ी चीज़ है। पहले हम उनसे सामान लेते रहे, बट ये नहीं हुआ है कि हमको दीजिए, हमको साथ साथ टेक्नोलॉजी भी इसकी आएगी और हम प्रोड्यूस करेंगे। जी। सबसे पहले अगर हम ले तो आप इसकी जेट इंजन्स की बात कर लीजिए। जी। 5 ही देश हैं पूरे दुनिया में जो इतना एडवांस हुए हैं जेट इंजन्स के मामले में। जी। और हमको अमेरिका ने ऑलरेडी जो तेजस मार्क 1 जो हमारी फाइटर एयरक्राफ्ट है उसके लिए मार्क 404 इंजन दिया था। लेकिन वो उन्होंने दिया था इंजन, उसके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र या प्रोडक्शन की बात नहीं थी। तो उन्होंने 75 हमें इंजन दिए थे जो इसके लिए हमने इस्तेमाल करने थे। लेकिन ये जो अभी है 414 काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है, काफ़ी एडवांस्ड है और इस इंजन के लिए हम काफ़ी कोशिश कर रहे थे, साथ साथ अपना भी डेवलप करने के लिए, लेकिन आपको पता है समय लगता है और हम उतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड नहीं थे कि डेवलप करें। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मार्क 414 जो जीई का इंजन मिल रहा है हमको, और मिल नहीं रहा है, एचएल के साथ आपने देखा करार भी हो गया है और ये प्रोड्यूस होगा यहाँ पर। ये एक बहुत बड़ी बात है और इससे हमारे जो तेजस मार्क 2 में बहुत फ़र्क पड़ेगा इसमें। और उसके बाद हम जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी बनाने जा रहे हैं उसमें भी काफ़ी हमें फ़ायदा होगा। और टेक्नोलॉजी आने के बाद हो सकता है हम भी अपना प्रोग्रेस करें और हम भी अपना आगे बढ़ सकते, इससे अच्छी टेक्नोलॉजी बना सकें। लेकिन फ़िलहाल के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि तकरीबन 1600 इंजन्स अभी काम कर रहे हैं ये वर्ल्ड में, जहां पर अमेरिका ने दिया है, बट अमेरिका ने अभी तक किसी को ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं की है, को प्रोडक्शन वहाँ नहीं किया है। ठीक है, काफ़ी बड़ी चीज़ है, उपलब्धि है, जो कि काफ़ी दिनों से इसकी बातचीत चल रही थी। इसके साथ साथ हमें उन्होंने प्रेडेटर ड्रोन्स भी दे रहे हैं। ये इन ड्रोन्स को तो दुनिया में काफ़ी लोग जानते हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है ये ड्रोन्स कि चाइना के अगेंस्ट हमारे पास हाई एल्टीट्यूड ड्रोन्स नहीं थे जो कि 30,000 फीट से ऊपर है, ये कहिए 50,000 फीट के ऊपर जा करके काम कर सकें हम। तो ये जो ड्रोन्स आ रहे हैं जो हमें मिल रहे हैं, जिसमें 16 नेवी के पास, 8 आर्मी और 8 एयरफोर्स के पास जाएंगे, उनको मिलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ख़ास करके नेवी में हमें इंडो पैसिफिक से ले करके और जो पूरा इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और उसी तरह एयरफोर्स और नेवी के लिए ख़ास करके हमें चीन पाकिस्तान दोनों की तरफ से, ख़ास करके चीन के लिए, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड है वहाँ पर हमें ज़रूरत है क्योंकि ऐसे ड्रोन की जो कि पेलोड ले करके जा सके, क्योंकि जितना आप जाते हैं ऊपर पेलोड थोड़ा सा कम होने लगता है। तो 1300 kg तकरीबन ये पेलोड ले जा सकता है और एंडोरेंस इसकी ज़्यादा है, तो वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो ड्रोन्स मिलने जा रहे हैं, जो मिलने जा रहे हैं, क्या एक तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही गया इसका। इसके साथ साथ अमेरिका से हमने इससे पहले
अल्ट्रा लाइट हैविटजर गन्स ली थी M777 जी। और ये गन्स जो थी तकरीबन 145 गन्स ली गई थी और ये ली गई थी बेसिकली हाई एल्टीट्यूड के लिए, अगेन कि हम उनको लिफ्ट कर सकें हेलीकॉप्टर से और डिप्लॉय कर सकें चाइना के अगेंस्ट से, आप जल्दी कर सकें पहाड़ों में। अभी तक बाई रोड जाने की जगह हेली लिफ्ट कर लिया जाए, एयर लिफ्ट कर लिया जाए और डिप्लॉय कर सकें। लेकिन इनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, ये पुरानी थी जी। और ये भी है कि आप देखिए ये गन्स इन्होंने यूक्रेन को भी दिया, मेरे ख्याल से 160 के आसपास गन्स दी जी। और 160 में से तकरीबन 50 से ऊपर गन्स वहाँ या तो डिस्ट्रॉय हो गई या उन पर डैमेज हो गई हो जी। और ये जो है फॉरबेस की रिपोर्ट में बता रहा हूँ जो उसमें दी है। तो इसका मतलब इन गन्स में थोड़ी सी और जोर थी मॉडिफिकेशन की। ये गन्स बेसिकली, हालांकि वो यूज़ भी स्टैटिक कर रहे थे जी, एक जगह रख करके, और आसान पड़ा अमेरिका रशिया को डिस्ट्रॉय करना जी। और हम अगर मूव करते रहते हैं जो हमारी नॉर्मल डिप्लॉयमेंट पैटर्न है उस हिसाब से करते रहेंगे तो हमें उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट इनमें जो अपग्रेडेशन का इन्होंने हमें दिया है, मार्क A2 जो M777 A2 गन्स देंगे और इनको भी हम अपग्रेड करेंगे तो उससे बहुत अच्छा, एक तो रेंज बढ़ जाएगी और रेंज के अलावा इसमें कुछ प्रिसीजन एमुनिशन फायर कर सकते हैं तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इसके साथ ही। और इसके साथ देखिए आप दूसरी चीज़ देखें डिफेंस सेक्टर में तो ऑलरेडी अमेरिका में उन्होंने कुछ सेनेटर्स ने ऑलरेडी कांग्रेस में वो बिल डाल दिया है कि इंडिया को नाटो प्लस में शामिल किया जाए जी। और आपको पता है कि नाटो प्लस में 5 कंट्रीज़ हैं जो कि आई थिंक न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान, इजराइल। तो इनका बेसिकली नियरली नाटो का ही है बट नाटो के पार्ट नहीं है और उसके लिए हालांकि हमने तो इतना ओपन में नहीं बोला है ये चीज़, बट उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा जी कि अगर नाटो प्लस में अमेरिका ले लेता है। नेचुरली हम तो ये कहेंगे कि उन्होंने लिया, हम खुद नहीं जा रहे हैं, बट फिर भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, उपलब्धि होगी ये इसके साथ। दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे ये जो माइक्रॉन का देखिए, उन्होंने उनके हेड से CEO से मिले ही थे मोदी और उन्होंने गुजरात में $2.5 बिलियन से सेमीकंडक्टर टेस्टिंग और वो जो अपना कंपनी इस्टेब्लिश कर रहे हैं वो जिसमें $500 मिलियन वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं और कुछ और फंडिंग करके वहाँ पर आएंगे तो बहुत बड़ी एक उपलब्धि ये भी है जी इसके लिए। दूसरी अगर बाकी आप बात करें लॉन्ग टर्म इंडिया के नीड्स के लिए तो वो भी जो ये डिफेंस डील्स हो रही हैं, खासकर देखिए 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ICET जो इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर हुई थी, उससे फ़ायदा ये है कि जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ईजी हो जाएगा दोनों देशों के बीच में, जो पहले काफ़ी था। वहाँ भी इनफैक्ट यूक्रेन के लिए बिडेन ने खुद बोला था कि हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेटिक रूल्स इतने हैं कि उसमें डिले हो रहा है, तो वो चीज़ें हैं जो इसमें निकल जाएगी। उससे पहले इंडस एक्स एक इनिशिएटिव है जिसका मतलब यही है इंडस एक्स का कि जो इंडो ईयर डिफेंस एक्सेलरेटेड इकोसिस्टम है कि एक्सेलरेट किया जाए जो दोनों के बीच का डिफेंस का कोऑपरेशन है। तो ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि काफ़ी महत्व रखती हैं, इससे फ़र्क पड़ेगा दोनों को आगे बढ़ने में। इसके साथ एक और जो बहुत बड़ी बात हुई है उसमें है कि 3 जो US के मिलिट्री कमांड्स हैं उसमें इंडिया के ऑफिसर्स रखे जाएंगे एज लाइजन ऑफिसर्स जी, जिससे कि आदान प्रदान जो है बहुत जल्दी हो पाए इंटेलिजेंस का या बाकी जो भी चीज़ें हैं। मैं कहूँगा तो ऑल इंक्लूसिव है हर एक चीज़ का, और आई एम श्योर इसमें इंडो पैसिफिक में तो रखेंगे ही रखेंगे वो उसमें। तो ये जो चीज़ें हुई हैं, जो ये स्टेप्स लिए गए हैं और मेरे ख्याल से जो स्टेप्स कुछ लिए जाएंगे वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें ये भी है कि US से ज्वाइन करेगा इंडिया ने इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, उसको US से ज्वाइन करेगा तो उससे फ़र्क पड़ेगा। और इंडिया की एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी
कि अमेरिका जो अपने शिप्स को ओवरऑल रिपेयर कराता है वो इंडिया में कराए, बिकॉज हमारी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है उस मामले में। खासकर आपको पता है गुजरात और लेकर के और बॉम्बे और नीचे तक, मुंबई से नीचे तक हमारी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो ये भी यूएसए से एग्रीमेंट हो गया है, तो एक हमारे लिए बहुत बड़ी ये उसके लिए मैं कहूँगा ट्रेड के लिए, ये इकॉनमी के लिए बड़ी अच्छी बात होगी कि उनके शिप्स यहाँ पर आएंगे अपने रिपेयर्स के लिए, बाकी चीज़ के लिए। और इसके अलावा एक और है कि यूएसए ने कहा है कि वो इंडिया को सपोर्ट करेगा कि मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप के लिए। ये एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव है, क्योंकि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी और उनकी जो सिस्टम है, खास करके सप्लाई चेन, वो उसमें इंडिया का अभी तक पहुंच नहीं थी जी। और ये पहुंच होने से आपको पता है क्रिटिकल जो रेयर अर्थ्स और बाकी हैं मिनरल्स, उसमें हमारी पहुंच बढ़ जाएगी, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। इसके अलावा जो बाकी जो अगर आप देखें तो दो चीज़ें और हैं। ये हुआ है कि यूएस जो है अपने कंसुलेट्स बढ़ाएगा इंडिया में, बेंगलुरु और अहमदाबाद में दोनों जगह कंसुलेट्स अपने इस्टेब्लिश करेगा, और इंडिया भी सिएटल में अपना बनाएगा जी। क्योंकि अभी जो आपको पता है वीज़ा के लिए कितना टाइम लैग बन रहा है जी। अमेरिका में तो दोनों अगर हो जाते हैं तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा जी उसमें, और नेचुरली पीपल टू पीपल इंटरेक्शन ज़्यादा और होगा वहाँ पर। और इंडिया ने भी इसरो ने आर्टेमिस अकॉर्ड साइन किया है। आर्टेमिस अकॉर्ड आपको पता है बेसिकली स्पेस एक्सप्लोरेशन में और ज़्यादा भागीदारी के लिए है ये। वहाँ पर और जो चीज़ें हुई हैं खासकर स्पेस सेक्टर में, उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ें जो आई है कि यूएस मदद करेगा कि हम और जो है अपने मैन पावर भेजें स्पेस में। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा उन्होंने ये भी इसमें आपस में जो सहमत बनी है कि इंडिया को एक्सेस देंगे वो जो स्पेस स्टेशन है उसमें जी। दैट मीन्स हमारे एस्ट्रोनॉट्स स्पेस स्टेशन में वहाँ जा सकते हैं। इसके ऊपर भी जो है सहमत बनी है। ये तकरीबन 2024 में ही होना है। एडवांस कंप्यूटिंग, एडवांस टेलीकॉम, खास करके 5 और जी अपना जो जितनी एडवांस टेलीकम्युनिकेशन की है 5G 6G, खास करके इसमें एजुकेशन फील्ड में काफ़ी संभावनाएं थी, जिसको कि ऑलरेडी इसमें जोर भी दिया था हमारे प्रधानमंत्री ने कि ऑलरेडी मैक्सिमम तो हमारे होते ही हैं स्टूडेंट वहाँ पर, लेकिन वहाँ से अगर और लोग आएंगे और हम एजुकेशनल फील्ड में अगर और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो ये बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा हमें। और इसके अलावा जो ये है कि ऐसा भी नहीं है कि कुछ कंट्रोवर्सी नहीं हुई जी। आपको पता है कि कुछ तकरीबन 75 सेनेटर्स ने ये लिख के दिया था आवेदन को कि अच्छा है हम संबंध बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने रेज करना चाहिए ह्यूमन राइट्स इशू, रिलीजियस इंटॉलरेंस की इशू, और एक क्वेश्चन भी किया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसका जवाब दिया प्राइम मिनिस्टर ने अच्छी तरह से कि भाई हम तो वैसे डेमोक्रेसी हैं, लार्जेस्ट हैं, और दोनों डेमोक्रेटिक वैल्यूज हमारे डीएनए में है, तो इंटॉलरेंस जैसी या कोई ऐसी चीज़ तो हमारे पास है ही नहीं, ना होनी चाहिए जी। तो लेकिन ये भी चीज़ थी। और इसमें एक वॉल हेलन करके थे जो कि डेमोक्रेट्स के, और एक इसमें प्रमिला जयपाल हैं, आपको पता है जी। तो वो भी हैं जो कि इसमें उन्होंने उनका भी सिग्नेचर इसमें था जी। तो ये जो चीज़ें थी थोड़ा सा बीच में थी। इनफैक्ट मैं ये भी कहूँगा कि अगर आप मैं आज पढ़ रहा था गार्डियन यूके जी, तो उसमें जो आर्टिकल्स आए थे ये तो था ही बेस, बट मेन यही दिया था कि इंडिया में डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी रैंकिंग्स में इंडिया लोअर है। लिखा किसने आपको पता ही है, जो हमारे ही लोग हैं जो कि ये चीज़ें लिखते हैं, जिसका कि कोई बेस तो है नहीं ऐसे देने का, लेकिन है उसमें कि लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड को आप कह रहे हैं कि कुछ है ही नहीं डेमोक्रेसी में लो है, तो फिर मतलब कुछ ना कुछ
ऐसी चीज़ें आती हैं, तो ये था। लेकिन मेरे आप ये देखिए सारी चीज़ें ब्रश असाइड रह गई, जो चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें आई, बिल्कुल बिल्कुल, तो उनके फेस में तो ये भी है। इसका मतलब मैं ये कहूँगा कि कुछ माइनर नेगेटिव है, बट वो लोग भी वैल्यू तो कर रहे हैं कि ये विजिट हो रही है। इस विजिट से उनको चाहे अच्छा लगा, बुरा लगा, धक्का लगा, जो भी लगा, लेकिन उनके इसमें तो आया कि ये विजिट है जी। और एक चीज़ और देखने लायक है कि आप देखिए यूएस एम्बेसडर का मैं स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि देखिए ऐसा नहीं है कि अमेरिका इंडिया को अपने किसी प्रभुत्व में ले रहा है या इंडिया किसी ऐसे जरूरत से जा रहा है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि देखिए ऐसा नहीं हो रहा कि कोई अमेरिकन ट्रूप्स इंडिया में आ रहे हैं या कोई जैसे बाकी देशों में है कि यहाँ अमेरिका का बेस बन रहा है कहीं पर। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि बदले में कोई चीज़ मांगी जा रही है इंडिया से कि नहीं हमें हमको ये दो, चाहे जो पूरी चीज़ है दो लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज और डेमोक्रेसीज के बीच में कोऑपरेशन और को डेवलपमेंट की बात है। और चूंकि अब इस समय जो वैश्विक माहौल है इसमें दोनों ने समझ लिया कि दोनों का इंटरडिपेंडेंट होना और मिल के काम करना दुनिया के लिए, अपने लिए ही नहीं दुनिया के लिए बहुत जरूरी है जी। तो इन चीज़ों पर जो इंटरनेशनल जो लॉ है, ऑर्डर है, उसको मेंटेन रखने के लिए, उसको जो जिसमें बताया गया था टेररिस्ट की, जो टेररिज्म की बात हुई, ये कंट्रीज़ हैं हमारे बगल में ही हैं जो कहते हैं कि हम टेररिस्ट, हमारे ऊपर टेररिज्म हो रहा है, लेकिन वो खुद ही ऑर्गेनाइजेशंस उनके अंदर हैं जो कि जिनके ऊपर अमेरिका ने भी उनके ऊपर पैसे वो कर रखे हैं कि भाई पकड़ने के लिए उनको, वो खुले घूम रहे हैं वहाँ पर, यूएन में प्रतिबंधित हो रहे हैं जी। तब भी तो ऐसे जो देश हैं, अब उनको आप इससे ज़्यादा क्या कहेंगे कि वो उनको तो रोकना बहुत ज़रूरी है। और चीन का जैसे हम देख रहे हैं प्रभुत्व जैसे अब जमा रहा है खास करके, तो ये सब चीज़ें हैं जिसको देख करके, और उसी तरह से इंडो पैसिफिक से लेके बाकी जगह पर अमेरिका ने भी देखा, अमेरिका ने ये भी देखा कि हमारे पास जो मोदी ने भी वहाँ बताया है, मोदी जी ने, कि एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा है वो है कि यूथ जी। इतनी बड़ी यूथ हमारे पास है जो, और वो जो हैं इतने एनर्जेटिक हैं कि कोई भी चीज़ बहुत जल्दी कर सकते हैं, उनमें उतना दमखम है और हम उसको और आगे बढ़ा सकते। तो ये चीज़ उनके पास नहीं है जी। तो ये चीज़ें हैं कुछ ऐसे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है दोनों देशों के लिए। तो ये सब चीज़ें, इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि आप देखिए इन्होंने जितने कितना योगदान है भारतीयों का अमेरिका में जी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सीईओ देख ही रहे हैं आप कितने हैं जो कि यहाँ योगदान दे रहे हैं। ठीक है अमेरिका ने, बट बेस तो यहाँ से उनका है जी। और मैं भी कहूँगा इन सब के साथ एक दो चीज़ें हमें और भी सीखनी चाहिए अमेरिका से, खास करके उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है जी। जैसे उनके यहाँ देखिए कांग्रेस में है कि कोई विप नाम की चीज़ नहीं है, कोई पार्टी विप नहीं है। विप है भी तो अपना जो भी सेनेटर या कांग्रेसमैन है जो चीज़ चाहे अपना व्यू वहाँ एक्सप्रेस कर सकता है, किसमें कहीं भी वोट कर सकता है, तो वो चीज़ उनके यहाँ नहीं है जी। दूसरी बात, जो कांग्रेसनल कमिटीज़ हैं उनकी वो बहुत पावरफुल हैं, चाहे वो फॉरेन पर हैं, चाहे उस इस पर इकोनॉमिक पर हैं, चाहे फाइनेंस में। आप देखिए क्या हुआ था फाइनेंस, इनके जो अपना जो लोन और जो वो था उसके लिए जो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच में हुआ था, तो एक सिस्टम उनका इतना बढ़िया है, स्ट्रांग सिस्टम है। जैसे लग रहा था कि अमेरिका तो डिफॉल्ट पर हो जाएगा, एक हफ्ते रह गए थे, लेकिन इन्होंने मिल बैठ के लगातार बात की। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अपनी जो विजिट थी वो भी कम कर दी एक दिन, और ऑस्ट्रेलिया की विजिट हो करके और आए यहाँ पर। तो एक चीज दिखाती है कि वहाँ पर दोनों अपोजिशन और जो रूलिंग हैं दोनों कितने मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट को ही लेके चलते हैं जी। और तो ये एक चीज है जो कि हमें थोड़ी
सीखने की जरूरत है जी, जी। अपना, कि हम नेशनल इंटरेस्ट को रखें और ऐसा ना कि देश को बदनाम नहीं करें आगे, जी। देश की प्रगति में बाधा नहीं बने हर जगह, जी। आगे चलें, लेकिन जो कमियां हैं, जो चीज़ हैं, उसको हम उजागर भी करें और मिल बैठ के बात करें। धरना प्रदर्शन और ये सब करके नहीं, मिल बैठ के बात करें। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें मेरे हिसाब से उनसे सीखना भी चाहिए। लेकिन ओवरऑल जैसे हमने कहा, ये बहुत बड़ी एक बहुत अच्छी विजिट रही, बहुत अच्छी उपलब्धि रही, और हमको इसमें हर एक सेक्टर में, डिफेंस में भी, इकोनॉमी में भी, हेल्थ में, एजुकेशन में, आप जैसे टूरिज्म, बाकी सेक्टर्स में भी काफ़ी फर्क पड़ेगा, इससे फर्क पड़ेगा। जी बिल्कुल। और प्रधानमंत्री जी की अमेरिका यात्रा समाप्त हुई, अरब वो मिस्र की ओर जा रहे हैं। मिस्र की जो यात्रा है वो भारत के लिए रणनीतिक रूप से क्या महत्व रखती है सर? नहीं जी, पहले आप ये देखिए मिस्र या इजिप्ट है क्या। जी, अगर आप देखिए, इजिप्ट पुरानी कंट्री है। इजिप्ट तो ऐसा रहा है जहाँ की हमारे लोग वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में हमारी ट्रुप्स वहाँ गए हैं, लड़े हैं उनके लिए, और वहाँ पर मेमोरियल भी बना हुआ है हमारे ट्रुप्स का। इसके साथ आज की अगर उसमें जाएं आप, परिप्रेक्ष्य में देखें, तो आज की परिप्रेक्ष्य में इजिप्ट जो है, दोनों एक ऐसी जगह पर है, वो अरब में तो है ही है, जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में ही है, में भी है, और अफ्रीका में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बैठा हुआ है जी। तो दोनों को इन्फ्लुएंस कर सकता है जी, अरब वर्ल्ड को भी, अफ्रीका को भी जी। लार्जेस्ट कंट्री है, सबसे बड़ा है गल्फ में। और जैसे हमने अपने संबंध यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ सुधारे हैं, उसके साथ जो इजिप्ट के भी संबंध अभी अच्छे हो गए हैं, तो इजिप्ट जो है उसमें अच्छा रोल प्ले कर सकता है। दूसरी चीज़, इजराइल के साथ इजिप्ट पहला देश था जिसने कि संबंध अपने सुधारे। मेरे ख्याल से 1974-75 से ही उसने अपने संबंध उनसे सुधारे, और ये मीडिएटर भी रहा है अभी भी अपना पैलेस्टीन और इजराइल के साथ के बीच में। तो इस तरह से उसका इन्फ्लुएंस है जी। दूसरा, हमारे संबंध भी काफ़ी पुराने हैं इजिप्ट के साथ। नॉन अलाइन में नैम में मेंबर रहा है इजिप्ट, साथ में था वो। बाद में तो नैम जो है खुद ही अपनी कहते हैं प्रासंगिकता खो बैठा, तो अलग हो गया, लेकिन ऑलरेडी हमारे साथ रहा है। सुएज कैनाल इजिप्ट ही है, उन्हीं की है, उधर से ही है। कितना बड़ा आपको पता ही है कि ये कितना इम्पोर्टेंस है उसका वहाँ पर। रेड सी और पर्शियन गल्फ में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसकी इजिप्ट का है, प्रेजेंस की वजह से, लोकेशन की वजह से जी। तो ये चीज़ें कुछ हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, जो अगर आप देखें, ऐसा नहीं है कि मतलब हम ऐसे ही रहे हैं। ये विजिट, जैसे मैंने कहा अमेरिका में विजिट हुई, तो ऐसे नहीं हुई। ये समझिए कि तकरीबन एक साल में तकरीबन 16 से 17 डेलीगेशंस आ जा चुके हैं, विजिट्स हो रखी हैं जी। इनफैक्ट उनके जो प्रेसिडेंट हैं वही 3 बार आ चुके जी। इस पिछले रिपब्लिक डे में इस बार वो चीफ गेस्ट थे जी। उसके बाद अभी आने वाले भी हैं। इसमें जो G20 में उनको जो है स्पेशल इनवाइट किया है इंडिया ने, हमने ही उनको बुलाया है जी। तो इस मामले में भी वो आ रहे हैं और उनसे बातचीत जारी रही है। तो इस वजह से कई चीज़ें, इनफैक्ट हमारे डिफेंस मिनिस्टर वहाँ विजिट किए थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहाँ विजिट किए थे, उनके भी मिनिस्टर्स हमारे पास आए थे। तो आपस में इंटरेक्शन काफ़ी चलता रहा है, और उसके बाद ये विजिट हो रही है। तो इम्पोर्टेंस, जैसे मैंने कहा, इजिप्ट की तो है ही है, इस वजह से कि हमें काफ़ी मदद मिल सकती है। हमारी जो इन्फ्लुएंस है गल्फ रीजन में, अरब कंट्रीज में, और अफ्रीका के लिए भी, तो ये एक बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो है, एक चीज़ जो हम इम्पोर्टेंस एक और बढ़ जाती है कि इंडो पैसिफिक में उसका भी इन्फ्लुएंस है। उसका भी हम इंडो पैसिफिक के लिए साथ में ले सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, इजिप्ट ने इजराइल के साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज कर लिया है। हमारे साथ इजराइल के अच्छे रिलेशंस हैं, हमारे इधर से भी रिलेशंस अच्छे हैं जी। अरब कंट्री के साथ। तो ये सब कुल मिला के अगर देखा जाए तो हमारे लिए
इजिप्ट का जो है इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है जी। इसके लिए। जी। दूसरी जो मेन चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब कुछ इतना अच्छा ही है, क्योंकि इजिप्ट के रिलेशंस चाइना से भी बहुत अच्छे हैं, चीन के साथ, उसके साथ भी उनके कोऑपरेशन हैं। जी। पाकिस्तान के साथ भी इजिप्ट का है रिलेशन। जी। और यहाँ तक कि कई बार OIC में जो कश्मीर के रिजोल्यूशंस को इजिप्ट सपोर्ट भी करता रहा है। जी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हर एक चीज़ जैसे हम कहें कि बहुत स्मूथ है, वो भी नहीं है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जो कि हैं, इनको मेरे ख्याल से साथ में ले करके, और हो सकता है कि बाद में ये शायद हमारे फेवर में ही हो जाए, क्योंकि इजिप्ट जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी मेंबर है। जी। तो ये सब चीज़ें उधर भी हैं, लेकिन इजिप्ट भी हमारी तरह अपना एक स्ट्रेटजिक इंडिपेंडेंस लेके चलता है जी वर्ल्ड अफेयर्स में। तो उस मामले में चूंकि अगर वो लेके चल रहा है जो हम देख रहे हैं, अगर हमारी नज़र से वो भी देखेगा, तो ये जो चीज़ें चीन और पाकिस्तान की शायद उसके भी अगर हम मिल बैठ के उसको बताएंगे तो शायद फ़र्क पड़ेगा कुछ जी। इस स्फीयर में भी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे कि, लेकिन इसके अलावा जो चीज़ है जो इजिप्ट को हमारी ज़रूरत है, इजिप्ट की देखिए इकॉनमी का अभी हाल ठीक नहीं है, बुरा हाल है। इजिप्ट को IMF से लोन चाहिए, उनकी कंडीशंस मिलने के उनकी कंडीशंस जो हैं वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं, और उनको उम्मीद है कि शायद 2 बिलियन तक का इंडिया से उनको कुछ उसमें सपोर्ट मिल जाए। जी। दूसरी, फूड के बारे में उनका जो है बुरा हाल है, उसमें भी काफ़ी मदद चाहते हैं इंडिया से। इनफैक्ट इंडिया ने तकरीबन 61,000 मीट्रिक टन जो है फूड ग्रेन्स उनको भेजा था अभी। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी उनके साथ हमारी हो रखी हैं, और हेल्थ सेक्टर में भी उनकी काफ़ी प्रॉब्लम है। जी। हेल्थ सेक्टर में इंडिया भी काफ़ी आगे है, जैसे मैंने बताया कि अमेरिका तक एक्नॉलेज कर लिया है उन्होंने। तो नेचुरली इससे वो हमें उम्मीद करते हैं कि हम डिजिटल से लेकर के बाकी भी जो चीज़ें हैं उनकी मदद करें उसमें, जिसमें कि हम कर सकते हैं। और अभी जो है इजिप्ट जो है ब्रिक्स और SCO भी ज्वाइन करने के लिए काफ़ी उत्सुक है कि उसमें आए। टूरिज़्म में उनको वो काफ़ी उसमें है कि उनको टूरिज़्म में जो है फ़र्क पड़े, वो चाहें कि इंडिया से टूरिस्ट वहाँ आएँ। जी। और ये हो भी रहा है, क्योंकि दुनिया में तकरीबन हम 2nd या 3rd नंबर पर हैं टूरिज़्म के मामले में, जो हमारे लोग इंटरनल एक्सटर्नल टूरिज़्म में जा रहे हैं। जी। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, और ये उनकी इकॉनमी के लिए काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो एक वो भी चीज़ है जिसमें वो हमसे चाहते हैं कि ये आगे बढ़े। और ऐसा नहीं है कि हम अकेले हुए हैं, आज की तारीख में तकरीबन 450 इंडियन कंपनीज इजिप्ट में हैं। जी। और 50 और कंपनीज हैं जो कि काफ़ी तकरीबन $50 मिलियन तक की इन्वेस्टमेंट ले करके तैयार हैं वहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए। जी। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे कि इजिप्ट को हमसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, जो उनको हमसे मिलेगा। तो ये जो चीज़ें हैं जो ले करके आगे चलना चाहते हैं वो भी। और अभी जो ट्रेड हमारा है तकरीबन $7 बिलियन का है इनके साथ, जो कि अगले 3-4 सालों में बढ़ करके वो कह रहे हैं 2025 तक $12 बिलियन तक हो जाएगा। तो नेचुरली और इंटरेक्शन चाहिए और बाकी चीज़ें उनको हमसे भी चाहिए। जहाँ तक डिफेंस का है, डिफेंस कोऑपरेशन तो और सिक्योरिटी कोऑपरेशन होना ही होना है, वो चाहते भी हैं। इनफैक्ट जनवरी में उनके ट्रुप्स यहाँ पर आए हुए थे और जॉइंट एक्सरसाइज भी इजिप्ट ने की थी, उनकी मिलिट्री ने, हमारे यहाँ पर उनकी जॉइंट एक्सरसाइज हुई थी। जो हमारे पास डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बेस है जो बढ़ गया है, बढ़ रहा है, उससे भी इनको फ़ायदा हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको कि लेकर के वो चल रहे हैं। इससे पहले पिछले साल भी इंडियन एयरफोर्स गई थी और वहाँ पर तकरीबन 1 महीने तक की हमारा वहाँ एक्सरसाइज और बाकी चीज़ें उनके साथ हुई थी। तो सितंबर में पिछला डिफेंस मिनिस्टर भी वहाँ विजिट किए थे। तो इस तरह से देखा जाए तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, बेस बन चुका है जैसे मैंने कहा इन विजिट के साथ। और इजिप्ट को भी बहुत फ़ायदा होगा और हमको भी अपने जो स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट हैं उनको आगे ले जाने में काफ़ी मदद मिलेगी। जी।
और अभी प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए, उससे ठीक पहले हमने देखा कि अमेरिका के विदेश मंत्री चीन होकर आए, तो लगा कि दोनों देशों के संबंधों में सुधार हुआ है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने जिस तरह चीनी राष्ट्रपति को तानाशाह करार दिया, वह दर्शा रहा है कि संबंध बेहद ख़राब दौर में है। क्या वाकई ऐसा है? इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति की चीनी राष्ट्रपति के बारे में टिप्पणी पर जिस तरह रूस की प्रतिक्रिया आई है, उसे कैसे देखते हैं आप? और साथ ही चीन से जुड़ा एक सवाल यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन से संबंधों को लेकर अमेरिका यात्रा से पहले बड़ा बयान दिया। इस बीच चीन ने साजिद मीर को वैश्विक आतंकवादी घोषित कराने की राह में अवरोध पैदा कर दिया। चीन कहता है कि ऑल इज वेल, लेकिन भारत बार बार कह रहा है कि सब कुछ तब तक ठीक नहीं होगा जब तक सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिरता और शांति नहीं होगी। इसे कैसे देखते हैं आप? नहीं जी, पहले लेते हैं ब्लिंकन की विजिट की। जी जी जी। देखिए, 5 साल से तो कोई गया नहीं था, कोई हाई लेवल विजिट अमेरिका और यूएस के बीच में नहीं हुई थी जी। उससे पहले अगर आप देखें, हमेशा होता था जो नया प्रेसिडेंट बनता था, लगभग पहले 3, 4, 5 कंट्रीज की विजिट में वो चीन जरूर जाता था जी। उनके फॉरेन मिनिस्टर्स और बाकी हाई लेवल विजिट बहुत होती रहती थी। लेकिन ये नहीं हुआ जब से संबंध खराब हुए, और ख़ास करके जब से ट्रंप ने जब से ट्रेड सैंक्शंस लगाए थे जी। चीन के इस विरुद्ध, और चीन का जितना इंटरफेरेंस शुरू हो गया था अमेरिका के इंटरनल अफेयर्स में जी, तो ये भी एक बहुत बड़ी और मैं कहूँगा चिंता की बात थी नेचुरली अमेरिका के लिए। और ये जो विजिट थी, जब संबंध बहुत ख़राब हो गए और यूक्रेन रशिया का और रशिया चीन का झुकाव जब ज़्यादा हो गया, अमेरिका ने देखा कि चीन इनकी मदद कर सकता है, लेकिन बाद में भी लगा कि चीन उतनी मदद नहीं कर रहा है जितनी लग रहा था कि हथियार, एम्युनिशन सब कुछ देगा, उतनी ज़्यादा नहीं हुई। लेकिन ये ज़रूर हुआ कि चीन ने रूस को इकोनॉमिकली बहुत फ़ायदा दिलाया, ऑयल से लेकर के बाकी चीज़ों से। ये भी न्यूज़ आई थी कि चीन उनको कई पार्ट्स ऐसे दे रहा है जैसे सिविलियन ट्रेड में करके, लेकिन है मिलिट्री अलग अलग करके। तो ये सब चीज़ें आई थी, लेकिन नुकसान दोनों को हो रहा था ट्रेड में। अमेरिका और चीन का ट्रेड $700 बिलियन का है, आप समझिए कितना बड़ा वो है, और दोनों को इससे नुकसान हो रहा था, क्योंकि अमेरिका में भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, बहुत असर पड़ रहा था उसका, और इनका भी डाउन हो गया था चीन का। तो लगा था कि बातचीत करके, और ताइवान का जैसे जिसके ऊपर जो बातचीत चल रही थी, तो ये लगा था कि माहौल और ख़राब होंगे। मीडिया ने, बाकी लोगों ने तो ऐसा लगा दिया कि बस अब कल लड़ाई होने वाली है चीन और अमेरिका के बीच में। लेकिन इसको, माहौल को शांत करने के लिए ज़रूरी था कि बातचीत करें, और बातचीत में मैं कहूँगा इनिशिएटिव अमेरिका ने लिया, जो कि एक क्रिटिसाइज़ भी किया। जो कुछ अपोजिशन ने, कुछ खासकर रिपब्लिकन्स ने तो बोला कि ये तो हम डर गए, झुक गए चीन से अगर हम जा रहे हैं। लेकिन फिर भी ये इनिशिएटिव इन्होंने लिया। पहले बार जो जाना था गए नहीं हो, क्योंकि जब वो बैलून चीन का वहाँ लिया, फिर वो कैंसिल हो गई थी विजिट, फिर एंटिसिपेटेड थी कि जाएंगे। और नॉर्मली ऐसे विजिट्स, खासकर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बहुत बड़ी विजिट है, माना जाता है अमेरिका में नंबर 2 प्रेसिडेंट के बाद। तो जो चीज़ होनी चाहिए, लगता है कि अगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ रहा है तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो लैंडमार्क जैसी होंगी, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई जी। बहुत ल्यूकवार्म रहा। आप देखिए, सब कुछ होने पर भी उनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी बहुत ज़्यादा गर्मजोशी तो नहीं दिखाई। शी जिनपिंग से मिले जी, और वो मीडिया में तो यहाँ तक आ रहा था कि जिस तरह वो इतनी दूरी तक बैठे रहे जी टेबल पर। तो ये ऐसी चीज़ें, मतलब बॉडी लैंग्वेज जिसे कहिए या वहाँ का लोकल अरेंजमेंट करिए, ऐसा नहीं था, माहौल ऐसा नहीं दिखाई पड़ा कि आपस में बहुत गर्मजोशी थी या कुछ ऐसी उम्मीद जगे कि चीज़ें वो जो चल रहा था माहौल वो क्लियर हो जाएगा। हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि जो वर्ल्ड में चल रहा था कि इनके बीच क्या होगा, ये लगा कि ये शायद थोड़े ठंडे हो रहे हैं और इतनी गर्मी नहीं होगी, चीज़ें शांत होंगी। और जो इसके साथ की जो 2-3 चीज़ें थी, अगर आप देखिए तो बेसिकली इन्होंने किया क्या है, जो आज के उसमें इन्होंने डिस्कशन किया है कि जो
पिछले 3-4 सालों में जो फ्लाइट्स थी इनके बीच में काफ़ी कम हो गई थी, चाइना और अमेरिका के बीच में, वो बढ़ाने के लिए। एजुकेशनल फील्ड्स के लिए इन्होंने वो किया कि एक्सचेंज प्रोग्राम और ज़्यादा होना चाहिए, उसके बीच में इन्होंने लिया है। और जो एक उन्होंने चीज़ वो की है कि ये फेंटानिल बोलते हैं, ओपाइड्स, मतलब ड्रग्स नारकोटिक्स का, ये जो मेडिसिन के रूप में और बाकी बन के जा रही हैं, और जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है इसमें अमेरिका में, उसके ऊपर जी भी इन्होंने बातचीत की कि वो कम होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हुई जो कि मेरे ख्याल से एक जॉइंट सेक्रेटरी भी जाता तो ये चीज़ें, ये बातें कर सकते थे। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ ऐसी नहीं आई। और हाँ, ये ज़रूर थोड़ा इन्होंने बोला कि डाउन किए हैं इन्होंने, जो टेंशन से ऊपर जा रहे हैं। बिदेन ने भी बोला कि हाँ, इस इतने माहौल के अंदर गए हैं तो इन्होंने अचीव किया है। लेकिन फिर भी बिदेन भी खुद सेटिस्फाइड नहीं लगे। जैसे उन्होंने बोला, उन्होंने बैलून की बात पर जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने बोला था कि एक डिक्टेटर को पता नहीं होता कि उसमें क्या रखा था उस बैलून में। हमने इतनी ज़्यादा सर्वेलेंस और बाकी इक्विपमेंट जो है उसमें से हमने एक ट्रक लोड भर के लिया है, निकाला है। और उन्होंने डिक्टेटर तक कहा। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि चाइना ने भी रिएक्शन किया उसके ऊपर कि ये नहीं होना चाहिए। रशिया ने भी बोला कि एक स्टेट के ऊपर हेड ऑफ स्टेट को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं वो करनी चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें हुई। तो यही दर्शाती हैं कि मतलब जितना सोचा गया उतनी चीज़ बिडेन भी सेटिस्फाइड नहीं है। हालांकि उन्होंने बोला, बाकी जगह कुछ और बोला है, लेकिन उतनी चीज़ें नहीं हुई हैं। तो ये जो इस विजिट का खास मकसद पूरा नहीं हुआ। हालांकि मैं कहूँगा यहाँ भी वांग ने, देखिए उनके जो फॉरेन मिनिस्टर ने, उन्होंने यहाँ तक बोला कि चाइना थ्रेट जो थिंकिंग है, चाइना एज ए थ्रेट जो थिंकिंग है अमेरिका में, वो बदलनी चाहिए। जब तक वो नहीं बदलेगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो लेके चलते हैं। प्लस शी जिनपिंग ने भी ये बोला है, उन्होंने बोला कि कंपटीशन जो दोनों देशों के बीच हैं वो नहीं होना चाहिए, कन्फ्रंटेशन में नहीं बदलनी चाहिए कंपटीशन। उनका एग्जैक्ट वर्डिंग यही थी कि कंपटीशन शुड नॉट एस्केलेट इनटू कन्फ्रंटेशन। तो ये चीज़ उन्होंने एक बोली है। तो ये सब ऐसी चीज़ें थी जो कि बहुत पॉजिटिव सिग्नल्स नहीं गए हैं। तो ये जो मैं ये कहूँगा कि हाँ, चलिए, उन्होंने कम से कम जो एक दीवार बनी थी दोनों के बीच में, जिसे बातचीत नहीं हो रही थी, कम से कम वो शीशे की दीवार तो ख़त्म हुई और बातचीत किया। और हो सकता है कि इसके ऊपर ये आगे बढ़ें। जो स्टेटस को थी वो थोड़ी सी बदली है, लेकिन जो चाइना थ्रेट थ्योरी जो वांग बात कर रहे हैं वो टूटेगी या नहीं टूटेगी, वो तो मुझे नहीं लगता टूटेगी। जो हालात हैं खास करके इंडो पैसिफिक का देख करके, और चाइना जो यूक्रेन और रशिया के बीच में है, तो बहुत ज़्यादा कुछ अचीव नहीं हुआ। लेकिन एक मैसेज बाकी देशों को ज़रूर गया है कि जो टेंशन इतने आगे बढ़ रहे थे उन पर थोड़ा कंट्रोल लगा है और वो हालत नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर ये भी है कि इन्होंने ये भी कहा है कि ताइवान के लिए कि हम वन चाइना पॉलिसी में बिलीव करते हैं। ताइवान के इंडिपेंडेंस के लिए हम सपोर्ट नहीं करते, बट स्टेटस को मेंटेन होना चाहिए। ये भी एक बड़ी बात है जो यहाँ पर आई है। जी। और अगर हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा चीन के बारे में, काफ़ी दिनों बाद प्रधानमंत्री जी का चीन पर बयान आया। बट ये देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो हमारा बयान है वो तो शुरू से वो बोलते रहे हैं। उन्होंने बोला है कि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जो रूल्स हैं उनके मुताबिक चलना चाहिए। तो ये क्या रशिया के लिए भी एक मैसेज था? अब वही चीज मैं आ रहा हूं अभी कि आप देखिए इसके मायने जो है, अगर देखा जाए, चूंकि अमेरिका में गए हैं, तो ये मायने दोनों हैं, दोनों के लिए हैं कि इंटरनेशनल रूल बेस्ड हैं। लेकिन अमेरिका की अगर बात करें तो आप एक और चीज देखिए जो हम बाद में कहने वाले थे कि जो रिपब्लिकन कैंडिडेट अपने आप के, एक वन ऑफ द कैंडिडेट्स हैं जूनियर कैनेडी, वो भी अपने आप को क्यों दिखाते हैं कि वो अपना कैंडिडेचर के लिए आएंगे प्रेसिडेंसी के लिए। उन्होंने ये बोला है कि रशिया ने जो किया है बिल्कुल सही किया है। अपनी जो सिक्योरिटी उसकी थ्रेट थी, और वो तो अमेरिका ने बल्कि जा करके उसको बढ़ा दिया और वॉर इतना बढ़ने लगा है।
तो अब उस चीज़ को इन्होंने तो चाइना के ही परिप्रेक्ष्य में बोला है कि, और ख़ास करके जो चाइना का है कि वो चाहे इंडो पैसिफिक में है, चाहे वो साउथ चाइना सी में आइलैंड्स बना करके अपना बेसेस बना रहा है, उसके बारे में बेल्ट रोड इनिशिएटिव लीजिए, या उसकी जो पॉलिसी उसने बना रखी है कि इनको जो छोटे कंट्रीज हैं उनको जो है डेप्ट में ले करके जी कर्ज दे करके दबाओ, वो सब चीज़ें हैं। और प्लस हमारे साथ जो उसने यहाँ पर की है। लेकिन ये हम इसलिए बोल रहे हैं, आज की तारीख में अमेरिका को भी पता है, जो उन्होंने सपोर्ट किया है उनको ही पता है कि अगर आज की तारीख में कोई अगर खड़ा हो सकता है चीन के सामने तो ये है इंडिया है। बिल्कुल। तो ये चीज़ दोनों परिप्रेक्ष्य में हमने देखनी है कि इसके बारे में। दूसरी चीज़, जो तीसरी चीज़ है कि चीन ने जो वैश्विक आतंकवादी घोषित करने में है, कि आपको पता है कि चीन का पहले भी उसने किया, पहले भी किया है जी, और इससे पहले 3 बार नहीं किया, चौथी बार उसको मानना पड़ा, करना पड़ा जी। तो चीन तो ये दिखाएगा जी, चीन ये दिखाएगा कि चूंकि सिक्योरिटी काउंसिल में है, वहाँ ये कर सकता है, तो ये अब ग्राउंड पर नहीं कर पा रहा है तो वहाँ ये कुछ करेगा। और पाकिस्तान को भी उसने अपना ये दिखाना है जी। बिल्कुल, मित्रता वहाँ भी साबित करनी है। इस वजह से जो है ये चीज़ उसके साथ है। और जो हम अपनी कहते हैं कि चीन कहीं बात करता है कि ये टेररिज्म नहीं होना चाहिए, टेररिज्म के अगेंस्ट है, और ये वहाँ पर जो है टेररिस्ट को, जिसको कि ऑलरेडी अमेरिका ने भी डिक्लेयर कर रखा है जी, तो उसको ये नहीं होने दे रहा है। तो हम जो कहते हैं अपना कि दोगलापन, जो हमारे यहाँ एक शब्द कहा जाता है, हम वही कह सकते हैं कि वही है, वही दिख रहा है चीन के साथ, वही दिखा रहा है जी। और क्योंकि रशिया की बात हो रही थी सर, रूस यूक्रेन युद्ध में वर्तमान में क्या स्थिति है? ऐसी खबरें भी आई हैं कि यूक्रेन ने अपने कुछ गांव रूस से वापस ले लिए हैं। और फिर से मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो वहाँ पर अमेरिकी संसद में अपना संबोधन दिया है, उसमें भी उन्होंने रशिया की बात करती है, वे कहा है कि ये युद्ध का समय नहीं है, एक बार फिर से दोहराया उन्होंने। नहीं, बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री जी की बात अगर पहले लें तो उन्होंने बड़ा साफ कहा है कि लोग कहते हैं कि हम जो है न्यूट्रल हैं। उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल नहीं हैं, हम किसी के पक्ष में नहीं हैं, हम सिर्फ शांति के पक्ष में हैं जी। हम न्यूट्रल नहीं हैं, हम शांति के लिए, शांति के पक्षधर हैं जी। तो हम शांति चाहते हैं, और पहले बोल ही चुके हैं कि इट इज़ नॉट एरा ऑफ वॉर। और उन्होंने ये कहा कि जो योगदान हमसे है जी, हम करना चाहेंगे। और देखिए, आप उसमें अगर देखा जाए तो यूक्रेन भी बात कर चुका है, रशिया भी बात कर चुका है हमसे, अमेरिका भी चाहता है हम करें। लेकिन इंडिया ने अभी तक उस तरह नहीं अपने को आपको रखा है जैसे कि फ्रांस ने किया, कि उसकी कुछ नहीं बात सुनी गई जी। तुर्की ने किया, वो भी कुछ नहीं हुआ। अफ्रीका के देखिए 5 जो स्टेट्स के हेड्स गए थे अभी, यूक्रेन में गए और वो रशिया में भी गए, इसी के लिए गए, पीस इनिशिएटिव लेके, वो भी नहीं चली जी। तो इसीलिए जो अभी ये मेरे ख्याल से मोदी ने अपने ट्रम्प कार्ड, मोदी जी ने नहीं खोले हैं जी। लेकिन मैं जरूर कहूँगा कुछ न कुछ वो इस पर आगे चल ही रहे होंगे, और वो तभी आएंगे लेकर के कि जब ऐसे वो बातचीत हो जाए, ऐसे आगे बढ़ जाए कि उस पर दोनों राजी हो जाएं जी। तो उसमें जरूर प्रोग्रेस हो रही है, बातचीत चल रही है। जहाँ तक यूक्रेन और रशिया का सवाल है, मेरे ख्याल से अब जैसे मैंने कहा था एक बार आपसे कि वो मुझे लग रहा है कि वो स्टेलमेट वाली हालत तकरीबन है, कि कोई कुछ आगे पीछे नहीं बढ़ पा रहा है। देखिए, 1-2 गांव ले लेना, 500 मीटर 800 मीटर की उन्होंने जो बात की है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो एक ऑफेंसिव में छोटा सा होता है, उसमें हो जाता है, और उसको बहुत बड़ा बना दिया जाता है गाँव ले लिए। उस गाँव में है क्या? कुछ भी नहीं है, खंडहर है जी। तो ऐसे कोई इससे बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती जब तक आप कोई स्ट्रेटजिक टारगेट नहीं लें, स्ट्रेटजिक चीज़ें नहीं लें जी। वो चीज़ हुई नहीं है, अभी भी बर्बादी चली जा रही है। अभी आप देखिए, जैसे मैंने कहा था पहले भी और अभी भी, नाटो के जो वेपन्स अभी गए हैं उनके पास, कई उसमें से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं जी, गन्स हो रही हैं इनके। जो टैंक्स हैं, ये समझिए, अभी मैं पढ़ रहा था कहीं, एक उन्होंने किसी ने ये दिया था बातचीत इनकी यूक्रेनियन ट्रुप्स की,
कि हम लोग जो है दूसरे टैंक्स में जा रहे हैं M60 और बाकियों में, क्योंकि लेपर्ड टैंक्स जहां देख रहे हैं रशियंस बाकी टैंक छोड़ के लेपर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्योंकि लेपर्ड्स टैंक डिस्ट्रॉय करने पर आई थिंक रशिया में ही उन्होंने बोल रखा है कि $1000 है कितना पर टैंक देंगे जी। कोई डिस्ट्रॉय करता है तो मैक्सिमम ये हो रहा है। और इसमें हालत ये हो रही है कि बजाय कि लेपर्ड्स टैंक में मरें, खबर ये आई है कि यूक्रेनियन ट्रूप्स खुद ही लेपर्ड टैंक को डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं। जैसे वो आगे बढ़ जा रहा है, हम पीछे माइन है तो वापस आ रहे हैं कि आगे का हिस्सा नहीं पीछे का हिस्सा जो है डैमेज हो जाए जी। तो ऐसे भी कर रहे हैं। किसी ने बोला है कि अम्यूनिशन उल्टा डाल दो, कुछ और, मतलब कई ऐसी चीजें हैं। तो ये वहाँ नुकसान तो हो रहा है नाटो को। नाटो भी प्रॉब्लम में आ गया। आप देखिए नाटो 2-3 दिन से अगर आप खबर पढ़ रहे होंगे कि नाटो की हालत ये हो गई है कि उनका अम्यूनिशन लेवल काफ़ी कम हो गया है जी। मैक्सिमम तो उन्होंने यहाँ दे दिया है। और सबसे बड़ी उनकी चिंता ये है कि जो समझते थे कि इनविंसिबल है, बहुत हमारा जो इतना सटीक सिस्टम है कि इसको कोई कुछ कर नहीं सकता, इसके ऊपर हम ही आगे बढ़ सकते हैं इन टैंकों के साथ, इन मिसाइल्स के साथ, वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं। आप स्टॉर्म शैडो मिसाइल जो दी है इंग्लैंड ने, सोचिए 2 नष्ट कर दी इन्होंने। प्रीडेटर जो ये थी इन्होंने दी थी अमेरिका से, वो भी डिस्ट्रॉय हो रही हैं, डैमेज हो रही हैं। तो ये बहुत बड़ा धक्का है इनके लिए जी। जहाँ तक ऑपरेशंस की बात है, ऑपरेशंस में देखिए सबसे पहले तो जो मैंने कहा था, पिछली बार हमने डिस्कस किया था, जो डैम से मैंने कहा था कि वाटर बॉम्ब जो दिया, अब समझिए $1.5 बिलियन का नुकसान हो रखा है यूक्रेन को, उससे काफ़ी डैमेज हुआ, जो कि इस बार मिसाइलों से नहीं होता। रिपोर्ट भी आई थी कि शायद वो कुछ शुरुआती जांच में पता चला कि रशिया ने किया है। देखिए वो कह तो रहे हैं लेकिन अभी भी कोई मुंह खोल नहीं रहा है सीधा जी। क्योंकि आपको याद है कि पिछले साल रशिया ने बोला था कि इसमें कुछ जो एक्सप्लोजिव्स लगा दिया है ऑलरेडी यूक्रेन ने जी। तो उनका ये कहना है कि भाई हुई होगी फायरिंग, वो जो है वो एक्सप्लोजिव्स उन्होंने जो वाटर में पानी में लगाए थे उसकी वजह से हुआ है जी। तो इस वजह से अभी कोई इसके ऊपर कोई कुछ कह नहीं पा रहा है। आपने देखा कहीं नाटो से या किसी से कोई ऐसा बयान नहीं आया। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम कोई कमीशन बिठाएंगे, कोई जांच करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कहीं से कुछ नहीं आया। और जब ये चीज़ नहीं होती है तो ये चीज़ थोड़ा डाउट में डालती है कि ये किस चीज़ से है जी। दूसरी चीज़ जो आप देखिए इसके अंदर लड़ाई का जहाँ तक है, रशिया जो है अपना ऑलरेडी प्रोडक्शन बढ़ा रखा है जी। उन्होंने, पुतिन ने अभी कल की न्यूज़ में अपने कमांडर्स को बोला है कि यूक्रेन का अभी सारा एम्यूनिशन आया नहीं, आर्म्स एम्यूनिशन। उन्होंने बोला कि उसने अपने रिजर्व्स अभी भी रखे हुए हैं, इसलिए अपनी स्ट्रेटजी ये चेंज कर रहे हैं। इनकी जो काउंटर ऑफेंसिव है, यूक्रेन की काउंटर ऑफेंसिव, इसको तकरीबन 2 हफ्ते हो गए, 16 दिन आज हो रहे हैं, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क पड़ा नहीं, बल्कि इनका नुकसान ज़्यादा हो रहा है। तो इनको भी अपना बदलना पड़ेगा। उसने रशिया ने बेलारूस में न्यूक्लियर वॉरहेड्स रख दिए और कहा जा रहा है कि एक फ्रंट उधर से भी खुल जाएगा जी। उसने ये भी धमकी दे रखी है कि अगर नाटो वेपन्स क्रीमिया में यूज़ किए गए तो मैं इसको डायरेक्ट बोलूँगा, क्योंकि क्रीमिया तो हमारा है जी, तो मैं जो है वहाँ से एक्शन लूँगा। एक फ्रंट अगर वहाँ से खोल दिया तो भी प्रॉब्लम और बढ़ सकती है जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि फ़र्क डाल रही हैं। और सबसे बड़ा जो फ़र्क है आप देखिए, सबसे बड़ा कि यूक्रेन का ही है कि अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, लोगों के रहने की जगह नहीं है, जो बच गए हैं जी। 50% सिर्फ पॉपुलेशन रह गई, लेकिन उनके पास भी जगह नहीं है, सब डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं या डैमेज होते जा रहे हैं, तो वो करें तो क्या करें। तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से फ़र्क पड़ रहा है वहाँ पर। एक और चीज़ है, अभी आपने देखा परसों जो है लंदन में इनकी यूक्रेन के ऊपर मीटिंग हुई थी, खासकर रिकॉन्स्ट्रक्शन के लिए जी। जिसमें तकरीबन बाकी कंट्रीज़ और डोनर्स जो लोकल प्राइवेट्स वगैरह मिला करके तकरीबन 50 एजेंसीज थी, इंक्लूडिंग स्टेट्स के। ब्लिंकन भी वहाँ गए थे चाइना से, और उन्होंने आई थिंक $66 बिलियन मंजूर किया है रिकॉन्स्ट्रक्शन की नॉन मिलिट्री एड में। यूएन का कहना है कि तकरीबन $411 बिलियन चाहिए रिकॉन्स्ट्रक्शन में पूरे उसके लिए। तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा है। $200 से $200 बिलियन से ऊपर तो लोग
लगा चुके हैं वॉर में। जी। तो बहुत ज़्यादा खुद इनके ऊपर वो है, $400 बिलियन ये कहाँ से आएंगे और कैसे करेंगे। दूसरी जो चीज़ है उसमें अभी जो सबसे ज़्यादा चल रहा है उसमें जो ज़ैपोरिज़िया का न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर चल रहा है, और आई थिंक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो चीफ हैं वो जाने वाले हैं वहाँ पर इसके बारे में देखने के लिए कि उससे जो असर नहीं हो। और जहाँ तक मैंने कहा था वेपन्स और उसके बारे में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें तो ये कहा जा रहा है, इंक्लूडिंग वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये है कि तकरीबन 13,000 सिर्फ काउंटर ऑफेंसिव में 13,000 यूक्रेन के सैनिक मारे जा चुके हैं। करीब 24 से 30 तक टैंक्स और बाकी चीज़ें नष्ट हो चुके हैं जो ये दिए गए हैं, नाटो ने दिया है। जो गन्स हैं वो भी काफ़ी डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। तो इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। जिस तरह से उन्होंने सोचा था कि वो आगे बढ़ जाएंगे वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसमें जो चीज़ एक तो बिल्कुल सही वैसे भी न्यूज़ नहीं आ रही है, वो एक वन साइडेड आ रही है। हालांकि अब रशिया ने भी अपने वीडियोज और फोटोज भेजना शुरू कर दिया है। वो दिखा रहे हैं कि कैसे खास करके जब से काउंटर ऑफेंसिव शुरू हुई है और नाटो के जो वेपन्स आए हैं वो स्पेशली दिखा रहे हैं कि कैसे वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ये एक नई चीज़ है जो पहले नहीं होती थी, पहले रशिया की तरफ से चीज़ें नहीं आती थी। इससे जो है जब ये होगा तो नाटो में ऑलरेडी ये खबर उठने लगी है कि ये वेपन्स फिर हैं किस लिए हमारे, कि जिनको हम रखे हुए थे और ये तो ऐसे डिस्ट्रॉय होते जाएंगे। इनका काउंटर है जो उनको पहले वो सोचते थे कि नहीं ये तो जो हम अपनी लैंग्वेज में कहेंगे कि अजेय हैं, इनको कुछ नहीं हो सकता। तो ये एक चीज़ उनके दिमाग में आ गई है पॉपुलेशन के, जो पहले नहीं थी। ये रशिया ने शुरू कर दिया जिसका फ़र्क पड़ रहा है। तो इस वजह से अगर आप देखिए तो नुकसान तो अभी मैं कहूँगा यूक्रेन का ही हो रहा है। और मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा, लेकिन ये उम्मीद मैं फिर भी लेके चलूँगा कि शायद अब वो स्टेज आ रही है कि इनको मिल बैठ के कोई ना कोई जो पीसफुल या पीस इनिशिएटिव लेना होगा, लेके चलना पड़ेगा। और जहाँ तक न्यूक्लियर है, मुझे नहीं लगता कि न्यूक्लियर ऑप्शन लेके कोई चलेगा। थ्रेट जरूर बरकरार है, उन्होंने कर दिया है कि मतलब थ्रेट एक थ्रेट ही है, काउंटर मेजर ही हैं। तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं अगेन ये कहूँगा दोनों रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं, रशिया भी और नाटो भी। तो न्यूक्लियर मुझे नहीं लगता ऑप्शन लेके चलेंगे। लेकिन एक जो ये बात कही जा रही है कि न्यूक्लियर रेडिएशन अगर खोल दे जाए ज़ैपोरिज़िया और बाकी जगहों से ऐसे हो जाएं, वो भी एक बहुत बड़ी त्रासदी होगी कि हम जो है न्यूक्लियर वॉरहेड तो नहीं यूज़ करें, न्यूक्लियर वॉर नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन हम रेडिएशन इस तरह जा रही है और फिर वही होगा कि किसने किया ये नहीं पता लगेगा। ये नहीं पता चलेगा। जी बिल्कुल। और अगर हम पड़ोस में चलें सर, तो पाकिस्तान के बिगड़ते आर्थिक हालात के बीच चीन ने पाकिस्तान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एक खबर यह भी है कि आपातकालीन कोष जुटाने के लिए पाकिस्तान सरकार कराची बंदरगाह को यूएई को सौंप सकती है। और अभी पता लगा है कि शहबाज शरीफ ने आईएमएफ चीफ से भेंट भी की है ताकि जो अंतिम समय है इस समय बेल आउट के लिए तो उसमें मदद हो सके। तो सब क्या दर्शा रहा है सर? और एक चीज़ मेरा इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि पाकिस्तान के नेताओं को इस बात की क्या जल्दी है पैसा जुटाने की या सब कुछ बेच देने की? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर सितंबर अक्टूबर में चुनाव आते हैं उसमें हार जाएं तो लंदन में ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए पैसा जुटाया जा रहा है? नीरज जी देखिए, हमें हालात पता हैं पाकिस्तान के क्या हैं। इकोनॉमिक हालत तो बहुत ही बुरी है, आपको पता है। डिफ़ॉल्ट कर ही चुके हैं वो। आईएमएफ की भी टाइम लिमिट ख़त्म ही हो गई है लगभग। जो टाइम लिमिट उनको मिली थी 9 बिलियन डॉलर्स का जो उनको मिल रहा था और जो इंस्टॉलमेंट मिलना था उसके लिए। और इन सब के साथ पहले हम इसको लेते हैं, इनको जो चाइना के साथ इन्होंने किया है। ताजुब की बात तो है ही कि जब इनके पास फाइनेंशियल कुछ है ही नहीं, पैसे ही नहीं हैं, फिर भी $4.8 बिलियन की इन्होंने
ये उनसे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किया है जी। जो ये चश्मा 5 जी। चश्मा में ऑलरेडी, चश्मा इनके मियाँवाली में है, पंजाब जी, में है जी। और चश्मा में ऑलरेडी 4 इनके न्यूक्लियर चल रहा है। पावर प्लांट हैं जी। तो तकरीबन 1220 मेगावाट देते हैं। बट ये जो इन्होंने इनसे किया है उससे उसमें 1300 मेगावाट का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट चीन लगाएगा। और ये चीन फ्री तो लगाएगा नहीं, 4.8 बिलियन डॉलर शहबाज शरीफ ने साइन किया है और उन्होंने बोला है कि ये बहुत बड़ा एग्रीमेंट है और हमें बेल आउट करने के लिए चीन आ गया है। और चूंकि चीन की कंपनी भरोसा कर रही है हमारे ऊपर तो ये बहुत बड़ी चीज़ है बाकियों के लिए। तो ऐसा करके उन्होंने फेस सेविंग एक्सरसाइज की है अपने लिए। हाँ, क्योंकि आपको पता है क्या हालत हो रही थी वहाँ पर पावर जनरेशन की, 20-20, 22 घंटे, 18 घंटे, 16 घंटे वहाँ बिजली की कटौती हो रही थी और कितनी परेशानी में लोग चल रहे थे, जो सामान्य लोग थे। तो ये जो चीज़ें हैं ये अगर इससे फ़ायदा हो, लेकिन इसके साथ ये कि हाँ, अगर ये जो बाकी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के देख रेख में हो रहा हो तो अच्छी बात है। ऐसा नहीं हो कि बाद में भी कहीं न्यूक्लियर वेपन्स की टेक्नोलॉजी में शामिल हो जाए, बिकॉज चीन के जब ये करता है तो ऐसा ही लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ हो। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर ऐसा हो रहा है तो सिविलियन उसमें इस पर तो निगरानी रहती है और ये चीज़ बाकी लोग होने नहीं देंगे। तो ये जो है एक मैं कहूँगा दोनों तरफ से एक त्रासदी इस वजह से है कि पैसे हैं नहीं और आप उनसे एग्रीमेंट कर रहे हो, ये पैसा देगा कौन जी? अगली गवर्नमेंट आगे करेगी, कौन करेगा जी? हालांकि इन्होंने भी, चीन ने भी बोला कि हम जल्दी करेंगे इसको, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इलेक्शंस तक बात आगे बढ़ेगी जी, क्योंकि जो भी आएगा चीन भी चाहेगा कि पावर में कौन आ रहा है जी, उसके साथ ही मिल के चलेंगे, तभी उसको लगेगा कि हमारा पैसा डूबेगा नहीं जी। और ऑलरेडी उसने काफ़ी देर का, अब तो वैसे पाकिस्तान को दे ही नहीं रहा है पैसा वो जी। आपको पता है IMF से बेल आउट करने के लिए $2 बिलियन जो जरूरत थी उसमें भी उसने कोई खास भागीदारी नहीं की जी। तो ये एक अच्छी बात मैं ये कहूँगा, पावर सेक्टर इम्प्रूव हो जाएगा, वहाँ के आम लोगों को अगर बिजली मिलने लगेगी जो अभी नहीं हो रही है तो एक अच्छी बात होगी आम लोगों के लिए जी। लेकिन इकोनॉमिकली अब क्या है और इनकी त्रासदी बढ़ेगी जी, और चाइना की डिपेंडेंस जो इनके ऊपर है वो भी बढ़ेगा जी। एक और चीज़ है इससे जी। दूसरी जो चीज़ है ये जो कराची पोर्ट का इन्होंने डील की है UAE से जी। आपको पता ही है कि UAE से लोग बहुत पहले से पैसा मांगे जा रहे थे जी। और 2 बिलियन में वो भी चाहते थे कि UAE मदद करे कि हम अपने आप को दिखा सकें कि हमारे पास इतना है और IMF से हमें पैसा मिले, लेकिन खुल करके सपोर्ट UAE ने नहीं किया था। UAE पहले भी इनको दे चुका है जी काफ़ी कुछ। तो इन्होंने एक बिल अपना बनाया था पाकिस्तान में जिसमें था कि वो जो अपने इम्पोर्टेंट जो कुछ उन्होंने रियल स्टेट्स और कंपनीज बोली थी जिसको ये बेच करके उससे पैसा ले सकें, ये बिल उन्होंने बनाया था कि भाई और कोई तरीका हमारे पास नहीं है और हम इसमें ये कर सकें। तो इसके लिए जो इन्होंने उसके अंडर जो है लॉ बनाया था जिसको बोलते थे इंटर गवर्नमेंटल कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन एक्ट, कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हम ट्रांजैक्ट करेंगे और उनको हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट देंगे। अब अभी जो इन्होंने ये कराची पोर्ट का जो भी हुआ है उसका एक मेन वो है कि UAE ने इसके लिए एग्री किया हुआ है और उसमें ये था कि $50 बिलियन अप फ्रंट मिलेंगे इनको पाकिस्तान को, और उसके बाद तकरीबन 23 से 24 मिलियन डॉलर पर ईयर जो भी कंपनी UAE की इसमें आएगी वो इनको देगी जो कराची पोर्ट है। और तीसरी जो चीज़ इसमें थी कि ये 50 साल के लिए तकरीबन है जो UAE को देंगे और वो एक्सटेंड हो सकता है ज़रूरत पड़ी तो। इसमें भी है कि नेशनल इमरजेंसी होने पर, आपको कोई क्रिटिकलिटी होने पर पाकिस्तान वापस भी ले सकता है, अदरवाइज़ ये नहीं लेगा, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। पाकिस्तान का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव
कराची पोर्ट का या गवर्नमेंट का कोई भी जो कंपनी बनेगी उसमें नहीं रहेगा। ये फुल्ली यूएई ओन्ड होगी और यूएई पूरा ऑपरेशनल करेगा। इसके साथ कोई और जो है वहाँ ट्रेडिंग पॉइंट नहीं बनाएंगे। इसके अगल बगल में 6 से 9 जो 3 हैं वो इनको दे रहे हैं, 6, 7, 8, 9। और उसमें भी था कि हर साल आई थिंक 10% है कितना 15% इंक्रीज अप टू 15% जो टैरिफ है वो बढ़ा सकते हैं यूएई। उससे ज़्यादा करने के लिए उनकी सैंक्शन लेंगे। तो ये सब काफ़ी रेगुलेशंस के लगाने के बाद जो है ये पैसे दे रहे हैं। और नेचुरली यूएई ने देखा होगा कि नेचुरली अगर वो जितना दे रहे हैं उनसे ज़्यादा उनको मिलेगा तभी देंगे, ऐसे तो देंगे नहीं जी। तो मतलब ये कि ये खुद मैनेज नहीं कर पा रहे थे, तो ये एक तरीका है जिसमें इनको जी दिया इन्होंने जी। और अभी एक चीज़ की इन्होंने पोर्ट दी है जी। आगे जो है ये जो अपने एयरपोर्ट्स हैं जी वो भी दे सकते हैं जी। और आप समझिए कि अगर एयरपोर्ट्स वगैरह किसी और कंट्री के उसमें आ जाते हैं, चीन जैसी के पास, यूएई तो मैं फ्री मान सकता हूँ जी, लेकिन अगर चीन और बाकी के पास आएंगे तो कैसे ऑपरेट होंगे, क्या होगा जी आप समझ सकते हैं बिल्कुल। और ऐसे अगर ये 50 साल 40 साल तक देते रहेंगे जी, अगर उन्होंने अपने चीज़ें एक तरह से मैं कहूँगा पाकिस्तान को ही तो बेच रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि जिससे इनको मिलना चाहिए था आपकी इनएफिशिएंसी आप नहीं कर पा रहे हो। या तो आप ये कहते कि भाई उनसे जियोपॉलिटिक्स को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, शहबाज शरीफ का बयान था। नहीं, जियोपॉलिटिक्स को ठीक है, एग्रीड, जियोपॉलिटिक्स को आप ठहरा रहे हैं, बट वो जियोपॉलिटिक्स का जो है वो बनाया किसने है जी? अगर आप उन्होंने तो हिंदुस्तान को, इंडिया को मोस्ट F1 जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस बंद कर दिया था। इंडिया तब भी देता रहा, ट्रेड चलता रहा, बट ट्रेड आपने बंद किया जी। इतने सालों से आपने 75 साल से कश्मीर का राग अलापते रहे, आपको मिला क्या जी? यही मिला जो आपको इकॉनमी देख रहे हैं। कश्मीर के लोग खुश हैं, आपके लोग देखिए वो कह रहे हैं कि हम तो जबरदस्ती अलग हो गए, हमको तो अलग होना नहीं चाहिए था जी। वो इधर की तरफ देख रहे हैं जी। यही मिला आपको। और आप जियो पॉलिटिक्स अगर कहेंगे तो जो आपके बगल में कंट्रीज हैं जी। अब अफगानिस्तान का जियो पॉलिटिक्स किसने खराब किया जी? आप भी तो चला रहे थे जी। सारी मीटिंग्स में वो पाकिस्तानी उनके साथ था हर जगह जी। और जो सॉल्यूशंस हुआ, जो अमेरिका ने छोड़ा और इनको लाए तालिबान को, उसमें भी पाकिस्तान शामिल था, चीन भी शामिल था जी। फिर जियो पॉलिटिक्स कैसे खराब होगी, माहौल कैसे खराब हो गया अभी जी? पूरे ईरान और यूएई, सऊदी अरेबिया सबके साथ तो ये रहते थे जी। ओआईसी में सबसे ज्यादा ये रहते थे जी। इस्लामिक बॉम्ब इन्होंने बनाया जी। फिर जियो पॉलिटिक्स कैसे अभी ये खराब कह रहे हैं जी? बिल्कुल, माहौल तो इन्होंने खुद खराब किया जी। सारा कुछ तो वहां डाल दिया जी। और जैसे आपने अभी कहा, ऑलरेडी इनके जो भी थोड़ा आगे बढ़ता है वहां सबसे पहला काम उसका होता है कि इंग्लैंड में, अमेरिका में, इंग्लैंड पहली होती प्रेफरेंस, दूसरा सऊदी अरेबिया या यूएई है, और फिर अमेरिका है। वहाँ जो अपने मैंशंस बना लो जी, हवेलियाँ बना लो वहाँ की, वहाँ जो है वहीं रहेंगे, वहीं बाकी चीज़ें देखेंगे जी। तो ये चीज़ इन्होंने खुद ही खराब की जी। नहीं तो जियो पॉलिटिक्स तो मेरे हिसाब से अगर कायदे से रहते उस हिसाब से तो सबसे अच्छी होती जी। चीन के वो कहते हैं गोदी में यही गए, आगोश में उसके यही गए जी। बेल्ट रोड बाकी चीजें लेके जो भी ठप पड़ा हुआ है बिल्कुल, जो सोचते थे कि इतनी नौकरियां मिलेंगी, इतनी उससे फायदा होगा हमारा, वो कुछ नहीं हो रहा है जी। उसके अगेंस्ट जो है बलूचिस्तान और वहाँ के सभी लोग खड़े हुए हैं जी। तो ये सब चीजें तो इन्होंने खुद क्रिएट किया है। तो ये इनका कहना तो मतलब बड़ा हास्यास्पद लगता है कि भाई जियो पॉलिटिक्स की वजह से है। लेकिन दुख इस बात पर है कि अगर ऐसे ये करेंगे, कराची पोर्ट है, कल को इनके बाकी भी पोर्ट्स हैं या हार्बर्स हैं या ये मैं कहूँगा कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस भी अगर इस तरह कहीं बेचना शुरू कर देंगे, फिर होगा क्या जी? पाकिस्तान चलेगा किस बेसिस पर जी? अपनी इनकी आइडेंटिटी क्या रहेगी जी? सिर्फ नाम लेके चलेंगे पाकिस्तान का जी। तो कल को कराची में घुसने के लिए भी, वो पोर्ट पर जाने के लिए इनको जो है यूएई रोकेगा जी, चाइना रोकेगा उधर बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि ये अभी नहीं हो पा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए ये सिचुएशन आई क्यों? दैट मीन्स दुनिया में इनको कोई मदद अभी नहीं कर रहा है जी, क्योंकि इन्होंने ऐसे अपनी सिचुएशन बना रखी है।
तो सबसे बड़ी जो बात है जो इनको ये समझना चाहिए, तो ये जो चीज़ें हैं एक ये मतलब मैं कहूँगा कि ये बड़ी बहुत अच्छी चीज़ नहीं है इसमें, क्योंकि जो इन्होंने कराची, आपको पता ही है कि कितना बड़ा पोर्ट है और वहाँ सालों में कितना ज़्यादा वहाँ पर गुड्स आते हैं जाते हैं जो वहाँ पर और उसके यूएई को काफ़ी, यूएई ने पूरा स्टडी किया तभी वो आया हुआ है जी कि ये इतनी चीज़ें होंगी, ये हालत होगी। तो ये देख करके ये लगता नहीं है कि पाकिस्तान इस तरह अब लेंगे भी। मैं समझिए कि मान लीजिए $50 मिलियन मिल गया उनको, अभी भी वो IMF लोन नहीं ले पाएंगे जी, अभी भी उनके पास जितना होना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज उतना हो नहीं पाएगा, बढ़ा नहीं पाएंगे। $23-24 मिलियन जो मिलेगा, और मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ तो करप्शन में ही चला जाएगा इनके जी, जी। क्योंकि मुझे पूरा मतलब मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल उसमें ये कहा जा सकता है कि ये जो पैसे इनको मिल रहे हैं यूएई में मिल रहे हैं, तो इनके कुछ ऑफिशियल्स जरूर होंगे इसमें कि भाई हमें यूएई में तुम ये दे दो, यहाँ पर वही मत दे दो। हाँ। ये भी चीज़ें हैं जी, क्योंकि इस तरह की डील इन्होंने बना दी, एक लॉ बना दिया है अभी। और मैं पहले नहीं वो कर रहा था कि जब ये न्यूज़ आई थी मैं सोचा कि हो सकता है 10, 15, 20 साल के लिए होगा, लेकिन उन्होंने 50 साल के लिए ये एग्रीमेंट किया है। जी, तोड़ भी नहीं सकते यूएई से, जी, इतनी बड़ी कंट्री से नहीं कहेंगे कि हमने जी ऐसे ही तोड़ कर दिया। तोड़ दिया, वो भी नहीं कर सकते। जी, इस्लामिक वर्ल्ड में रहना है तो ये कर भी नहीं सकते वैसे। जी, तो ये चीज़ देख करके थोड़ा सा हमें दुख भी होता है कि पाकिस्तान इस हालत पर आ गया जी, जहाँ ये सोचते थे। जी, और हमसे मतलब 1/3 उनकी मुस्लिम पॉपुलेशन है, तब भी जो है अपने इतने बड़े वो अपने आप को उन्होंने खड़ा कर रखा है। और अब तो खैर वो इस्लामिक वर्ल्ड में कहीं है नहीं, अपने आप को लीडरशिप ले रहे थे तो नहीं है जी, तो वो लेकिन ये एक दुख की बात है, लेकिन अगर उन्होंने सोचा है कर सकते हैं जी, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लोग जो है ज़्यादा बेटर हैं जज करने के लिए। जी, ऑलरेडी इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रही है वहाँ पर। जी, कॉमन जो लोग हैं जी, उन्हें कहा कि हमारा पैसा तुम बेच रहे हो, जी। बनाया तो हमारे मतलब वहीं के पैसे से आपने, जी, जी, और उसको जो है एक तरह से आप इस तरह गिरवी रख रहे हो। जी, तो किसी ने कहीं मैं पढ़ रहा था, कहीं लोगों ने कहा कि कल को ते हमको भी गिरवी रख देंगे। जी, बिल्कुल। तो ये थोड़ी सी ऐसी चीज़ है जो कि होनी नहीं चाहिए थी, पाकिस्तान को स्टेज तक नहीं आना चाहिए था जी, लेकिन अब हम अभी भी उम्मीद करेंगे कि इससे भी हालात अगर सुधर जाएं और वो भी सुधर जाएं, जो उनकी सोच है वो भी सुधर जाए, तो एक अच्छी चीज़ होगी। जी, बिल्कुल सर। तो आज के कार्यक्रम में सर आपने खास तौर पे प्रधानमंत्री जी की जो अमेरिका यात्रा है उसके महत्व पर प्रकाश डाला, और आपने बताया कि किस तरीके से भारत के बढ़ती जो भूमिका है वैश्विक मुद्दों पर उसको स्वीकार किया गया। आपने बताया कि भारत की जो प्राचीन योग पद्धति है उसको किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने मान्यता दी है। प्रधानमंत्री जी के जो दौरा था उस दौरान क्या हमारे लिए रक्षा के तौर पर और तकनीक के तौर पर जो समझौते हुए हैं उससे हमको क्या लाभ होगा, अमेरिका को क्या व्यावसायिक लाभ होंगे, आपने इस पर बड़ी विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री जी के मिस्र दौरे से जुड़े रणनीतिक पहलुओं पर आपने प्रकाश डाला। इसके अलावा चीन को लेकर अमेरिका क्या सोचता है, भारत क्या सोचता है, और जो बीच में रूस इस समय चीन का जो खास तौर पर सहयोगी है उसको लेकर एक जो भावना लोगों के मन में आ रही है उस पर भी आपने विस्तार से जानकारी दी। हमारे दर्शकों को रशिया यूक्रेन पर आपने लगातार जिस तरीके से आप ताज़ा अपडेट देते हैं, आज के कार्यक्रम में आपने फिर से वो सब चीज़ें रखी, और रशिया को और यूक्रेन का जो वार है उसको लेकर भारत क्या सोचता है, भारत के मन में क्या चल रहा है, या भारत आगे क्या कर सकता है, इसके आपने संकेत भी दिए। पाकिस्तान के आर्थिक हालात जो हैं इस समय वो किस कारण से हुए, आगे क्या संभावनाएं हैं उसके लिए, इस पर भी आपने विस्तार से प्रकाश डाला। मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं उनके बहुत सारे सवालों के जवाब आज के कार्यक्रम से उन्हें मिले होंगे। आप इस चर्चा में जुड़े सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।